दोस्तों स्वागत है आप सबका इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन देखेंगे इन अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन का देखा था, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन, और उसके पहले हम लोगों ने बात करी थी मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने वाले वीडियोस नहीं देखे हैं पिछले वाले तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। और अब इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रेवेन्यू कर्व्स की, रेवेन्यू और कॉस्ट कर्व की बात हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग उस पर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, इन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन सिंस द प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड बिटवीन द फर्म्स ईच फर्म डज नॉट हैव अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट in such a market all the firms determine the price of their own product, therefore it faces a downward sloping demand curve। अब अगर आप परफेक्ट कंपटीशन पे जाएं तो परफेक्ट कंपटीशन पे मैंने आपको ये बताया था कि वहां पर जो प्राइस होता है वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है। इंडस्ट्री का सपोज ये अगर इंडस्ट्री की डिमांड कर्व है और ये इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व है तो इनके इंटरसेक्शन से यहाँ पर प्राइस पता चल जाता था, और यही प्राइस क्या होता था कि जो फर्म्स हैं उनको ट्रांसफर हो जाता था। तो वहां पर हम लोग बोलते थे कि जो फर्म है वो प्राइस टेकर है, मतलब जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिसाइड करके दे दिया उस प्राइस को वो फर्म जो है वो ले लेती हैं, उसी प्राइस पे वो लोग अपने सारे प्रोडक्ट्स को बेचती हैं। मतलब ये यहाँ पर प्राइस फिक्स हो जाएगा। अब इसी प्राइस पे, ये वाला जो प्राइस है, इसी प्राइस पे सारी की सारी फर्म्स परफेक्ट कंपटीशन में अपने प्रोडक्ट को बेचेंगी। तो यहाँ पर आपको जो डिमांड कर्व मिलता था वो होता था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, यानी कि इलास्टिसिटी जो होती थी यहाँ पर वो होती थी E इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन जब हम आते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पार्ट है किसका, इम्परफेक्ट मार्केट्स का। हम लोगों ने दो कैटेगरी देखी थी स्टार्टिंग में, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट मार्केट जो होता था, इम्परफेक्ट मार्केट बोलिए या फिर आप इसको इम्परफेक्ट कंपटीशन बोलिए, तो इसके अंदर आता था एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसके बाद एक मोनोपोली आता था, उसके बाद फिर डुओपोली और ओलिगोपोली। तो यहाँ पर हम लोग जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहे हैं वो है इम्परफेक्ट मार्केट की एक सिचुएशन, एक स्ट्रक्चर की आप बात कर सकते हैं। और ये वाला जो इम्परफेक्ट मार्केट होता है ये रियलिस्टिक होता है, मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपको रियल वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। अब हम लोग आते हैं अपने रेवेन्यू कर्व पे। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट हम लोगों को दिया गया है, इस स्टेटमेंट में बोला है कि जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप आते हैं तो हर एक फर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है एज कम्पेयर टू, अगर परफेक्ट कंपटीशन की हम बात करें तो वहां पर होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हर एक फर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है, अलग होता है। इसीलिए जो इनको डिमांड कर्व देखने को मिलता है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है। हर एक फर्म, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में हर एक फर्म जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दिया उसी पे बेच रही है, लेकिन जब मोनोपोलिस्टिक में आप आते हैं तो वहां पर प्राइस जो होता है वो हर एक फर्म अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती है। इसीलिए उनका जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जस्ट लाइक अ इंडस्ट्री जो उसमें परफेक्ट कंपटीशन में था। जैसे उसमें भी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व था इंडस्ट्री का, यहाँ पर भी हम लोगों को हर एक फर्म का जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आपको जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म्स हैं उनको अगर अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है तो उनको प्राइस को गिराना पड़ेगा। मतलब अगर उनको अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करना है तो अपने प्राइस को गिराना पड़ेगा। प्राइस का पूरा कंट्रोल उनके अपने हाथ में होता है, वो जितना चाहे उतना प्राइस रख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने ये समझ लिया कि जो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है तो इसमें किस तरह से चीज़ें जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब बात हम लोग कर लेते हैं रेवेन्यू कर्व्स की। तो रेवेन्यू कर्व यहाँ पर आपको सीधे सीधे बोला है कि जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अब डिमांड कर्व का मतलब होता है, जो डिमांड कर्व होता है वही आपका क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है। ठीक है, वही आपका क्या हो जाता है, प्राइस लाइन हो जाती है। तो आप चाहे डिमांड कर्व बोले, चाहे आप एवरेज रेवेन्यू कर्व बोले, चाहे आप प्राइस लाइन बोले, एक ही चीज़ है। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होगा वो मोनोपोलिस्टिक फर्म्स का वो कुछ इस तरीके से जाता है। ठीक है, ये हमारा जाता है मोनोपोलिस्टिक फर्म्स का। अब मोनोपोलिस्टिक का ये हम लोगों ने AR ड्रॉ कर दिया। अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन के आपसे कंपेयर करके दिखाऊं यहाँ पे, तो परफेक्ट कंपटीशन में AR इज इक्वल्स टू MR होता था, मतलब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का एक ही कर्व हमको मिलता था जो कि होता था पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पर जब हम आएंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो यहाँ पर AR कर्व तो हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब MR कर्व की जब बात आती है तो MR कर्व देखिए आपको कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पर कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए अगर ये एक लाइन आप इमेजिनरी अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या करना है, इस लाइन के मिड पॉइंट में एक पॉइंट को मार्क करिए। अब यहाँ से जहाँ से आपने एवरेज रेवेन्यू कर्व को स्टार्ट किया, इसी लाइन से इस लाइन को जोड़ते हुए एक कर्व और खींच दीजिए, ये आपका हो जाएगा मार्जिनल
रेवेन्यू कर्व। तो ये मैंने ड्रॉ करने का तरीका आपको बता दिया कि किस तरीके से आप AR और MR कर्व को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ड्रॉ करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अब ये मोनोपोलिस्टिक में भी काम करेगा, उसमें मोनोपोली में भी काम करेगा आपके लिए। तो AR कर्व आपने ड्रॉ कर लिया। अब AR कर्व के बाद आप एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करिए पेंसिल से। उसके बाद आप इसमें एक मिड पॉइंट लगाइए और मिड पॉइंट के बाद यहाँ पर इसको बीच से पास करा दीजिए, क्योंकि MR कर्व जो होता है वो ठीक मिडिल से पास करता है AR के। ठीक, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से AR और MR ड्रॉ होंगे। दूसरी चीज आपको एक और ध्यान रखनी है, इनके स्लोप का। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो कर्व होता है वो हाईली इलास्टिक कर्व आपको मिलता है। मतलब ये देखिए प्राइस में यहां पर देखिए हल्का सा चेंज हुआ तो डिमांड में काफी ज्यादा चेंज आ गया। इसका मतलब है इलास्टिसिटी जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होती है यहां पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। यही जब आप मोनोपोली में आएंगे तो मोनोपोली में क्या हो जाता है, वो इस तरीके से आपको स्टीपर कर्व मिलता है। मतलब यहां पर प्राइस में ज्यादा चेंज होगा लेकिन डिमांड में उतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो जब मोनोपोलिस्टिक का कर्व आप ड्रॉ कर रहे होंगे तो आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी है AR और MR को कैसे ड्रॉ करना है। दूसरी चीज आपको इनका जो स्लोप रखना है वो थोड़ा सा फ्लैटर रखना है। तो जो AR कर्व होगा वो थोड़ा सा फ्लैट की तरफ जाएगा। तो ये अब अगर आप ड्रॉ करें तो आपको सही तरीके से ड्रॉ करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से AR ड्रॉ होगा, किस तरीके से MR ड्रॉ होगा, उसमें आप ड्रॉ करेंगे। और दूसरी चीज इनका स्लोप क्या होगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया रेवेन्यू कर्व का। इसके बाद अगर कॉस्ट कर्व की बात करें तो कॉस्ट कर्व एज इट इज सेम है जैसे आपने परफेक्ट कंपटीशन में किया था, वही सेम चीज यहां पर भी होगी। ये आपका जाता है अगर मार्जिनल कॉस्ट, उसके बाद ये आपका जाता है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये आपका हो गया एवरेज कॉस्ट। तो जो लोएस्ट पॉइंट होगा एवरेज कॉस्ट का, वहीं पर मार्जिनल कॉस्ट जो होगी वो इसको इंटरसेक्ट करेगी। दूसरी चीज अगर आपको एवीसी ड्रॉ करनी हो तो एवीसी भी इसी तरीके से यहां पर ड्रॉ होती है। तो एवीसी और एसी मतलब एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इनका जो लोएस्ट पॉइंट होगा इन लोएस्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए मार्जिनल कॉस्ट इनको निकल जाता है। तो ये हो जाता है कॉस्ट का इनका रिलेशन, मतलब मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। तो हम लोगों ने यहाँ पर रेवेन्यू का देख लिया कि किस तरीके से एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को ड्रॉ करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। दूसरा हम लोगों ने देख लिया कि कॉस्ट कर्व किस तरीके से ड्रॉ करने। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। अब देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सेम वही वाली कंडीशन है जैसी हम लोगों ने वहां परफेक्ट कंपटीशन में देखी थी। पहली कंडीशन हमारी वही होगी कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो कट करते हुए जाना चाहिए MR कर्व को फ्रॉम बिलो। अब आप अगर परफेक्ट कंपटीशन में जब देखते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में तो ये हम लोगों का इस तरीके से चला जाता है, क्योंकि वहां पर AR और MR दोनों इक्वल होते हैं। तो यही पर पॉइंट पे हम लोगों को जो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होता था वो मिल जाता था। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये आपका अगर AR कर्व ड्रॉ हुआ है और ये आपका MR कर्व यहाँ पर जा रहा है, तो ये अगर MC कर्व हम लोगों का क्या है, तो देखिए MR और MC इन दोनों के रिलेशन से हम लोगों को प्राइस को पता करना है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर पॉइंट देखें कि बोला है MC इज इक्वल टू MR। तो MC और MR इक्वल तब होंगे जब दोनों के जो कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया इसने। दूसरी चीज ये बोला है कि MC कर्व जो है वो कट करते हुए जाना चाहिए MR को फ्रॉम बिलो। तो MR कर्व को यहाँ नीचे से बिलो से कट करते हुए जा रहा है। तो दोनों जो वो है कंडीशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही। तो जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यही क्या हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। तो इसको अगर आप नाम दे दीजिए यहाँ पर E। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर अपना इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, आपको यहाँ पर फाइंड करना है अपना इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो पॉइंट है आपका, इसी पॉइंट से आप नीचे एक लाइन यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे और जहां पर ये लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है वो आपका डिसाइड कर देगा आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो आप इसको अगर नाम दे देते हैं OQ, मतलब यहाँ पर आपने Q दे दी, यहाँ पर O है, तो ये OQ आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी हो जाएगी OQ। उसी तरीके से अब इक्विलिब्रियम प्राइस अगर आपको डिसाइड करना है तो इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए आपको क्या करना है, इस लाइन को, क्योंकि देखिए ये जो AR होता है ये क्या होता है, हमारा प्राइस ही तो होता है। तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, ऊपर तक एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, स्ट्रेट हम लेकर के जाएंगे, ऊपर तक एक्सटेंड करेंगे, देखेंगे कि ये लाइन इसको एवरेज रेवेन्यू के कर्व को कहाँ पर काट रही है। तो एवरेज रेवेन्यू के कर्व को इसने यहाँ पर काटा। अब हम एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन खींचेंगे और देखेंगे ये वाली लाइन है, ये जो हमने ड्रॉ करी, ये वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर रही है उसको अगर आप नाम दे देते हैं P, तो OP जो होगा वो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन किस तरीके से हम लोगों को
हेल्प कर रही है इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड करने के लिए। सबसे पहले आपको देखना है कि MC इज इक्वल्स टू MRO। दूसरी चीज MC कर्व जो है वो कट करते हुए जा रहा हो फ्रॉम बिलो, तो ये E पॉइंट पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। हमने क्या किया, अब हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देखनी है। तो इसके लिए हमने नीचे तक एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी और हमने देखा कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटी, जहां पर इसने एक्स एक्सिस को काटा उसको हमने नाम दे दिया Q, और ये OQ जो हो गया वो हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हमने इस लाइन को ऊपर तक एक्सटेंड किया और ये देखा कि एवरेज रेवेन्यू कर्व को ये लाइन कहाँ पर काट रही है, तो यहाँ पर इस जगह पे काटा, तो हमने एक लाइन यहाँ पर y एक्सिस तक खींची और y एक्सिस पे हम लोगों ने इसको नाम दे दिया P, तो OP जो होगा वो हम लोगों का इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किस तरीके से प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन होता है, ये हमको इस पूरी कंडीशन से पता चल गया। तो प्राइस और आउटपुट तो हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया, लेकिन इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को जब एक सेलर बेचता है तो उसको प्रॉफिट होगा या उसको लॉस होगा, तो ये अब हम लोगों को आगे पढ़ना है। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है कि उसको किस तरीके से उसको प्रॉफिट हो रहा है, किस तरीके से उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों पॉसिबिलिटी हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोगों ने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देखा था। अब अगर हम लोग पॉसिबिलिटीज की यहाँ पर बात करें तो पॉसिबिलिटीज को दो कैटेगरी में बांटते हैं हम लोग, एक होता है शॉर्ट रन और दूसरा होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में जब हमारे पास हम लोग शॉर्ट रन में आते हैं तो शॉर्ट रन में हमारे पास में तीन कैटेगरी होती है, फिर तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं शॉर्ट रन में। सबसे पहली पॉसिबिलिटी होती है नॉर्मल प्रॉफिट की, सेकंड पॉसिबिलिटी जो बनती है वो होती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट की। इसके बाद तीसरी जो पॉसिबिलिटी बनती है वो होती है लॉस की। उसी तरीके से लॉन्ग रन में सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बनती है नॉर्मल प्रॉफिट की। तो अब ये हम लोगों ने देख लिया कि अगर एक जो फर्म है, ठीक है, वो जो फर्म है वो जब शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रही होगी तो शॉर्ट रन में जब वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगी, ठीक है, शॉर्ट रन में जब एक फर्म अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगी तो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे उसको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है या फिर उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है या फिर उसको लॉस हो रहा है। यहीं पर जब वो लॉन्ग रन में जाएगा तो लॉन्ग रन में उसको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो अब आप ये नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस ये कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर आपको एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन देखना पड़ेगा। तो अगर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एवरेज रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है, ग्रेटर देन है एवरेज कॉस्ट से, तो वहां पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। यहीं पर अगर एवरेज रेवेन्यू कम होता है एवरेज कॉस्ट से तो वहां पर लॉस होता है। दूसरी चीज, नॉर्मल प्रॉफिट की जब बात करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल होता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनती हैं इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में तीन पॉसिबिलिटी बनती है और लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बनती है, और वो क्यों बनती है वो भी आगे वीडियो में हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, जब हम लोग शॉर्ट रन में आते हैं तो शॉर्ट रन में हमको नॉर्मल प्रॉफिट जब हो रहा होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल होंगे। तो ये कर्व हम लोगों ने देखा था इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का OP जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया और OQ जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया। ये हम लोगों को इक्विलिब्रियम कंडीशन से पता चल गया। अब यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, सुपर नॉर्मल हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसका कर्व आप कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आपको पता है कि जहां पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल हो रहा है वहां पर आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वाली सिचुएशन आपको मिल रही है। तो अगर आप यहां पर देखें तो इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर हमारा इक्विलिब्रियम, ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, इसको हमने एक्सटेंड किया AR तक, तो यहां पर हम लोगों को अपना इक्विलिब्रियम प्राइस मिल गया। अब इसी पॉइंट से आपका एवरेज कॉस्ट कर्व पास करना चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है, इसी पॉइंट से आपका एवरेज कॉस्ट कर्व पास होना चाहिए, तब आपको नॉर्मल प्रॉफिट वाली सिचुएशन यहां पर देखने को मिलेगी। तो आपको कर्व किस तरीके से ड्रॉ करना है, देखिए, ये आप इस तरीके से अपने एवरेज कॉस्ट कर्व को लेकर के आएंगे और इसको ऊपर तक एक्सटेंड कर देंगे। उसी जगह पे आपको इस तरीके से अपना एवरेज कॉस्ट कर्व ऊपर उठा देना है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये, ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सटेंड करके ऐसे भी ड्रॉ करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व। तो यहां पर इस पॉइंट पे लोएस्ट पॉइंट था एवरेज कॉस्ट कर्व का, तो यहां पर इंटरसेक्ट करके चला गया MC कर्व। तो ये रिलेशन भी हम लोगों ने यहां पर सेट कर लिया। दूसरी चीज, इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, इस पे टच करते हुए जा रहा है एवरेज रेवेन्यू को, तो यहां पर ये जो पॉइंट है, यहां पर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है, यानी कि यहां पर हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। तो कर्व आपको ड्रॉ करने का तरीका मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको कर्व को ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर आप एक पॉइंट लगाएंगे, इस पॉइंट के पास से आपको क्या खींच के ले जाना है, अपना एवरेज कॉस्ट कर्व। उस रिलेशन का ध्यान रखना है, लोएस्ट पॉइंट वाला। तो ये आपका हो गया एवरेज कॉस्ट, इसको पीछे तक आप एक्सटेंड कर दीजिए यहां पे, तो ये आपका ड्रॉ हो जाता है एवरेज कॉस्ट कर्व। और यहां पर आपको एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाता है, तो इसीलिए नॉर्मल प्रॉफिट वाली सिचुएशन जो है वो हमको मिल जाती है।
अब अगर इसकी आप नेमिंग कर देते हैं तो यहाँ पर देखें ई पॉइंट, ये जो ई पॉइंट है ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इसको हमने ऊपर तक लाइन को एक्सटेंड किया यहाँ पर, तो ये एवरेज रेवेन्यू को यहाँ पे काट रहा है, तो यहाँ से हमने इसको एक्सटेंड किया, तो ये जो ओपी है, ठीक है, ओपी जो है यानी कि एवरेज रेवेन्यू, वो हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। दूसरी चीज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, ये ओ क्यू, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई हमारी ओ क्यू। उसके बाद फिर अब आपको क्या करना है, एवरेज रेवेन्यू आपका हो गया ओपी। एवरेज कॉस्ट देखिए, एवरेज कॉस्ट कितनी होगी, यहां से लेकर के यहां तक का, यहां पर पास किया है, तो ये जो पूरा पोर्शन होगा ए क्यू बोलिए या फिर इसको ओपी बोलिए, दोनों चीजें सेम है। तो एवरेज कॉस्ट आपकी हो जाएगी ए क्यू, यानी कि एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट जो है वो दोनों इक्वल हो गई। इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट वाली सिचुएशन यहां पर बन गई। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट का कर्व किस तरीके से ड्रॉ करना और कैसे वहां पर हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट को शो करना होगा। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। तो देखिए शॉर्ट रन में जब हम आते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाली सिचुएशन है, तो यहां पर हमको ये पता है कि जहां पर एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से, तो अब ये वाली तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई जो अभी हम लोगों ने पीछे देखी। अब इसके बाद आपको सिर्फ ड्रॉ करना है एवरेज कॉस्ट का कर्व। तो अब आपको क्या करना होगा, एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे से जाएगा, यानी कि एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है और एवरेज कॉस्ट कम है, तो इस बार आपको नीचे से पास कराना होगा इसको, एवरेज कॉस्ट कर्व को। पिछली हम लोगों ने एकदम एज से पास कराया था, इस बार हम लोग नीचे से पास कराएंगे। तो देखिए ये हमारा हो गया एवरेज कॉस्ट का कर्व। ये यहां पर देखिए ये जो येलो कलर की लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो येलो कलर की लाइन पे इंटरसेक्ट करके जा रहा है एसी कर्व, ये आपके लिए मैटर करता है। इसके लोएस्ट पॉइंट को मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि रिलेशन आपका ध्यान रहे, आप गलत कर्व को ड्रॉ ना कर दें, सिर्फ रिलेशन ध्यान रखिए। बाकी ये जो है ये पॉइंट हमारे इररिलेवेंट है, हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। हम लोगों को मतलब ये है कि जो येलो लाइन जा रही है, इस येलो लाइन को ये एसी कर्व कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसी पॉइंट से हम लोग अपने एसी को पता करेंगे, मतलब कि कितना एवरेज कॉस्ट हम लोगों का लग रहा है। बाकी ये कहां पे काट रहा है उससे मतलब नहीं है, इस पॉइंट को, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि हम लोगों का जो एसी जाएगा वो किस तरीके से जाएगा। ये कर्व को फिर से ड्रॉ कर देना, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया एसी। ये लोएस्ट पॉइंट पे कट किया, इससे हमें मतलब नहीं, येलो लाइन पे यहां पर काट रहा है, इसका मतलब हमारी एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी हमारी एवरेज कॉस्ट, और एवरेज रेवेन्यू हम लोगों को पता है कि इतनी है। तो ये हम लोगों का हो गया एवरेज रेवेन्यू वाला पोर्शन, ये हो गया एवरेज कॉस्ट वाला पोर्शन। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि आपका एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन है एवरेज कॉस्ट से, इसीलिए आपका यहां पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाली सिचुएशन बनती है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है यहाँ पे, अगर आपको एरिया फाइंड करना हो कितना एरिया आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर आ रहा है, तो जहां पर आपका एसी कर्व कट करके जा रहा है इस लाइन को, आपको उसी से यहां पर एक लाइन एक्सटेंड कर देनी है, और ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा ये आपका दिखाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को। ये जो पूरा रेक्टेंगल है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाली सिचुएशन को दिखा रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसमें भी वही चीज है, यहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट हम लोगों का जो होगा वो कहां पे हो जाएगा, पॉइंट ई पे। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसके बाद फिर जब हम आएंगे इक्विलिब्रियम प्राइस पे, तो एवरेज रेवेन्यू यानी कि ओपी, जो ओपी होगा ये हमारा हो जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वही ओक्यू हो जाएगी। उसके बाद एवरेज रेवेन्यू आपको मिल गया ओपी। अब एवरेज कॉस्ट की अगर आप बात करेंगे, तो ये जो लाइन थी येलो कलर की हम लोगों की, यहां से काटा है, तो यानी कि ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा बी क्यू वाला, ठीक है, तो ये बी क्यू वाला पोर्शन जो होगा वो हमारा एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। तो बी क्यू इज इक्वल टू ओसी, ठीक है, ये ओसी। तो यहां पर ये वाला देखिए, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये एवरेज रेवेन्यू का, और ये वाला जो ओसी वाला पोर्शन है ये एवरेज कॉस्ट का। तो ये आप चाहें तो शो कर सकते हैं इसको। तो यहां पर आपका एवरेज रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर देन हो रहा है एवरेज कॉस्ट से, तो इसलिए यहां पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाली सिचुएशन मिल रही है। दूसरी चीज, अगर आपको एरिया अपना शो करना है सुपर नॉर्मल का, तो वो आप इसको एवरेज कॉस्ट के यहां पर इंटरसेक्ट किया, वहां से आप इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ये जो पूरा पोर्शन होगा शेडेड वाला ये आपका हो जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का एरिया। तो यानी कि रेक्टेंगल PABC, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। इसके बाद लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं लॉस की। तो शॉर्ट रन में जब लॉस हो रहा होगा तो लॉस की कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होती है, यहां पर आपको पता है कि एवरेज रेवेन्यू कम होना चाहिए एवरेज कॉस्ट से। तो एवरेज कॉस्ट जब ज्यादा होगी तो यानी कि जो कर्व होगा वो किस तरीके से पास करके जाएगा, इस बार आप इसको एवरेज कॉस्ट को ऊपर से ड्रॉ करेंगे। तो मतलब सुपर नॉर्मल वाले में नीचे से पास कराइए एवरेज रेवेन्यू के, नॉर्मल प्रॉफिट में एकदम एज से पास कराइए उसी से टच कराते हुए, और लॉस में एवरेज कॉस्ट कर्व को सबसे ऊपर ले जाइए। तो यहां पर आपका ड्रॉ होता है एवरेज कॉस्ट कर्व, ये देखिए इस तरीके से ये आपका जाएगा एवरेज कॉस्ट कर्व। अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन, ये पॉइंट हमको मिला था, इस लाइन को थोड़ा सा हमको और एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हम इसको ऊपर तक थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, तो ये जहां पर एवरेज कॉस्ट को काट रहा है, तो ये पोर्शन हमको पता चल जाएगा कि हमारा एवरेज
कॉस्ट वाला, मतलब यहाँ से लेकर के ये इतना पोर्शन होगा एवरेज कॉस्ट का, और ये जो इतना पोर्शन है ये हो जाएगा एवरेज रेवेन्यू का। तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट ज़्यादा हो रही है एवरेज रेवेन्यू से, तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर लॉस हो रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपको एरिया दिखाना हो कि कितना एरिया आपका लॉस में आ रहा है, तो यहाँ पर इस लाइन को अगर आप यहाँ तक एक्सटेंड कर देते तो ये वाला जो पूरा शेडेड पोर्शन होता है ये हमारा होता है लॉस का। तो ये हम लोगों ने देखा कि शॉर्ट रन में लॉस को किस तरीके से हम लोग शो करते हैं। बाकी अगर आपको नेमिंग करनी हो तो ये देखें, ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी कि ई, उसके बाद ओपी वही इक्विलिब्रियम प्राइस, ओक्यू हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, उसके बाद एवरेज रेवेन्यू आपका हो जाएगा वही ओपी। और एवरेज कॉस्ट की अगर हम बात करें तो एवरेज कॉस्ट के लिए आपको अपने कर्व को यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू को काट दिया, उसके बाद इसको थोड़ा सा आपको ऊपर तक एक्सटेंड करना पड़ेगा, और इस पॉइंट पे ये काट रहा है ए पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट को। तो यहाँ पर इतना जो पूरा पोर्शन है ये वाला, यहाँ से आप लाइन को एक्सटेंड करिए तो ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा ये आपका हो जाएगा एवरेज कॉस्ट, ये वाला होगा एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, तो आपका लॉस वाली सिचुएशन हो जाएगी। और अगर एरिया की बात करेंगे तो ये एरिया होगा आपका रेक्टेंगल CABP। तो हम लोगों ने शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन देख ली, नॉर्मल प्रॉफिट की भी डिस्कस कर ली और लॉस की भी डिस्कस कर ली। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, शटडाउन पॉइंट का। देखिए शटडाउन पॉइंट क्या होता है, जैसे यहाँ पर अगर हम लोगों ने देखें तो लॉस में हम लोगों का क्या जा रहा था, ये AC कर्व हम लोगों का ऊपर से गया था सपोज, ठीक है, ये AC कर्व हम लोगों का ऊपर से गया था। अब AC, ABC और MC इनका रिलेशन मैंने पहले भी आपको बताया, एक बार और बता दे रहा हूँ। ये MC कर्व हम लोगों का जा रहा है, ये हम लोगों का एवरेज कॉस्ट कर्व जाता है, ठीक है, और यहाँ से हम लोगों का पास करता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये इसके लोएस्ट पॉइंट पे भी और इसके लोएस्ट पॉइंट पे भी, इन दोनों पे हिट करता है। और उसके बाद ये जो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिस्टेंस है ये लगातार कम होता जाता है, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट का होता है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती, इसलिए ये दोनों कर्व जो है AC और ABC ये दोनों कभी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो इसको ड्रॉ करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इन दोनों को टच मत करा दीजिएगा आप। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, तो देखिए एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये क्या रिलेशन मैंने लिखा और क्यों लिखा है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब शॉर्ट रन में फर्म्स को लॉस हो रहा होगा, तो जब शॉर्ट रन में फर्म्स को लॉस हो रहा है तो अब उनके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि उनको मार्केट में रुकना है कि उनको मार्केट को छोड़ करके चले जाना है, क्योंकि लॉस कितने टाइम तक वो लोग झेलेंगे। तो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जब उनको ये लगेगा कि उनको मार्केट को अब छोड़ के चले जाना चाहिए, और कब उनको ये लगेगा कि उनको मार्केट में अभी भी रुकना चाहिए और मार्केट में प्रोडक्शन करना चाहिए। क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन बंद कर देते हैं, जीरो प्रोडक्शन करते हैं, तो भी फिक्स कॉस्ट तो कुछ ना कुछ लगेगी। जैसे अगर मान लीजिए उन्होंने फैक्ट्री ले रखी है, तो फैक्ट्री अगर वो प्रोडक्शन नहीं भी करेंगे तो भी उसका रेंट जाना ही जाना है, तो फिक्स कॉस्ट तो लगती रहेगी चाहे प्रोडक्शन वो अपना बंद भी कर दें। तो किस पॉइंट पे उनको ये लगेगा कि अब उनको प्रोडक्शन को बंद करके मार्केट छोड़ के चले जाना है, बिजनेस अपना बंद कर देना है, शट डाउन कर देना है, और कब तक उनको ये लगेगा कि उनका अभी भी उनको कैरी ऑन करते रहना चाहिए। तो ये चीज़ हमारी डिसाइड होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कर्व से। तो जब भी शॉर्ट रन में लॉस हो रहा होता है तो वहां पर जब फर्म्स को ये डिसाइड करना हो कि उनको बंद करना है कि आगे कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए वो ड्रॉ करती हैं अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। तो अगर मान लीजिए ये तो AC पास कर गया, ये तो लॉस वाली सिचुएशन उनको पता चल गई। अब इसके बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस जगह से पास कर रहा है, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस जगह से पास कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो इंटरसेक्ट किया है इतना पोर्शन हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का है, और ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये एवरेज कॉस्ट का है। तो ये जो इतना बचा हुआ पोर्शन है ये वाला, ये हो जाता है एवरेज फिक्स कॉस्ट का। तो डिफरेंस समझ में आएगा आपको। यहाँ पर मैंने क्या कहा कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, जहाँ से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट काट के निकला इसको, ये वाला पोर्शन होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, ये ऊपर से लेकर के ये हो गया एवरेज कॉस्ट का, जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये है एवरेज फिक्स कॉस्ट का। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट और प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पर मैं समझाने की आपको कोशिश ये कर रहा हूँ कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर नीचे से पास कर रहा है तो इसका मतलब जब आपकी एवरेज कॉस्ट ऊपर से भी निकल गई है तो भी कुछ पोर्शन देखिए आप अभी भी कवर कर रहे हैं अपना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर आ रही है इस जगह पे, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू यहाँ पर आ रही है, इसका ये मतलब है कि आपकी जो एवरेज रेवेन्यू आप अर्न कर रहे हो, मतलब जितना आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो उसमें आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो अपनी कवर किए ले रहे हो, मतलब ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थी तो आप ये तो कवर किए ही ले रहे हो।
इसके साथ में इतना पोर्शन जो है एवरेज फिक्स कॉस्ट का वो भी आप कवर के ले रहे हो। एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक थी, ये AFC, ठीक है, इतना पोर्शन AFC का था, तो आप इतने पोर्शन में इतना पोर्शन जो है AFC का भी कवर कर ले रहे हो। मतलब सिर्फ इतना जो पोर्शन है ये वाला, ये आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो अभी आप बिजनेस में रह सकते हो क्योंकि आपका कॉस्ट का बस छोटा सा पार्ट है जो आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो। इसके बाद मान लीजिए कि आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इस पॉइंट से टच करके चली जाती है, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस बार इस पॉइंट से टच करके चली जा रही है। इसका मतलब ये है कि इस बार हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, ठीक है, और एवरेज कॉस्ट जो है वो हमारी इतनी आ रही है, ये हो गई हमारी एवरेज कॉस्ट। और ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये है एवरेज फिक्स कॉस्ट का। तो जब हमारी ये वाले पॉइंट पे होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल है किसके, एवरेज रेवेन्यू के। तो मतलब जितना आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो उस रेवेन्यू में आप अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो कवर कर ले रहे हो, लेकिन आप अपना एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं कवर कर पा रहे हो। पिछली वाली सिचुएशन में क्या था कि आप अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर कर रहे हो, क्योंकि वहां पर क्या था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो लेस देन थी एवरेज रेवेन्यू से। तो जितना रेवेन्यू आप अर्न कर रहे थे उससे एवीसी भी अपनी कवर कर रहे थे, साथ में आप अपना एवरेज फिक्स कॉस्ट का भी कुछ पोर्शन कवर कर रहे थे। जब ये इक्वल हो जाएगा तो इक्वल वाली सिचुएशन में ये होगा कि आप अपना जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हो उस रेवेन्यू में आप एवीसी तो अपनी कवर कर ले रहे हो, लेकिन आप अपना एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है इस बार कवर नहीं कर पा रहे हो। तो इसकी इतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि अभी आप अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर कर ले रहे हो। तो यहां तक बिजनेस सस्टेन करेगा भी। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर ये आपका AC कर्व गया, ये देखिए ये AC कर्व हम लोगों का पास किया, यहां पर ये AC हो गया। उसके बाद यहां पर अगर मान लीजिए ये हम लोगों का चला जाता है AVC, इस बार ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इतना जो पोर्शन है, ठीक है, इतना जो पोर्शन है ये हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, ये हो गया एवरेज कॉस्ट का, और ये वाला हो गया एवरेज फिक्स कॉस्ट का, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि वो ऊपर चला गया तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ग्रेटर देन हो गया एवरेज रेवेन्यू से। मतलब हम जितना रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं उसमें हम अपनी फिक्स कॉस्ट भी नहीं कवर कर पा रहे हैं, और साथ ही में इस बार हम लोग अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस जगह पर आने के बाद, इस सिचुएशन में होने के बाद जो बिजनेस है वो क्या करती है, शट डाउन कर देती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा शटडाउन पॉइंट। मतलब शटडाउन पॉइंट को अगर मैं समराइज करके आपको बताऊं तो शटडाउन पॉइंट का मतलब होगा जब आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ग्रेटर देन हो जाती है एवरेज रेवेन्यू से, तो वहां पर हो जाता है हमारा शटडाउन पॉइंट। और बिजनेस कहां तक ये सोचते हैं कि वो सस्टेन कर लेंगे, जब तक आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या तो लेस देन हो एवरेज रेवेन्यू से, या फिर आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल हो जाए एवरेज रेवेन्यू से। तो इन दोनों पॉइंट पे तो वो लोग सस्टेन करेंगे, लेकिन जहां भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक्सीड कर जाती है एवरेज रेवेन्यू को, तो वहां पर बिजनेस जो है वो अपना शटडाउन करके मार्केट छोड़ के वो लोग चले जाते हैं। तो ये होता है शटडाउन पॉइंट, और ये सिर्फ आपको बनाना होगा जब आपको लॉस वाली कंडीशन मिल रही हो, ठीक है। शॉर्ट रन में जब आपको लॉस हो रहा हो तो उस पॉइंट पे आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा कि जब लॉन्ग रन में जाते हैं तो लॉन्ग रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता, वहां पे सब कुछ वेरिएबल होता है। तो शॉर्ट रन में तो होता है हमारा AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC, लेकिन जब आप लॉन्ग रन में जाओगे तो लॉन्ग रन में वहां पर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर फिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। तो इसीलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी वहां से हट जाती है, सब कुछ वेरिएबल होता है, इसलिए एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। तो ये शटडाउन पॉइंट वाला आप लॉन्ग रन में नहीं बनाएंगे, सिर्फ आपको शॉर्ट रन में इसको बनाना पड़ेगा। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉन्ग रन की। तो लॉन्ग रन में मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो यानी कि जो कर्व होगा हमारा एवरेज कॉस्ट का वो इस तरफ से इसको टच करते हो यहाँ से इस तरीके से निकल जाएगा। तो ये हम लोगों का लॉन्ग रन में होता है। लॉन्ग रन में देखिए सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होता है, तो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होने का रीज़न ये होता है कि जब मान लीजिए आप शॉर्ट रन में हो, तो शॉर्ट रन में आपको जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने का मतलब है कि बाकी फर्म्स जब देखेंगी कि आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है और आप ही की तरह कई और फर्म्स हैं जिनको सुपर नॉर्मल हो रहा है, तो इसका मतलब वो मार्केट में एंटर करना स्टार्ट करेंगी, क्योंकि आपको सुपर नॉर्मल हो रहा है तो इसको देख करके अट्रैक्ट होते हैं बाकी लोग। तो जब बाकी के सप्लायर अट्रैक्ट होंगे और वो भी मार्केट में सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो इसका मतलब जो सप्लाई है वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। सप्लाई के इंक्रीज करते ही क्या होता है कि जो एवरेज रेवेन्यू होता है या फिर आप इसको बोलिए प्राइस, तो जो प्राइस होगा, क्योंकि सप्लाई अगर मार्केट में इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब प्राइस क्या होंगे, फॉल करेंगे। तो जब प्राइस या एवरेज रेवेन्यू फॉल करता है तो इसकी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाली सिचुएशन क्या होती है, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन होता है एवरेज कॉस्ट के। तो जब एवरेज रेवेन्यू गिरना स्टार्ट करेगा तो ये बराबर आ जाएगा किसके, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज कॉस्ट।
तो ये तब तक गिरेगा जब तक, मतलब एवरेज रेवेन्यू जो है प्राइस वो तब तक के गिरता है जब तक के वो बराबर ना हो जाए एवरेज कॉस्ट के। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आप शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रहे हो और आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है तो इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है और आप ही की तरह हो सकता है कई और फर्म्स को लॉस हो रहा हो। तो शॉर्ट रन में तो आपने लॉस को झेल लिया, लेकिन जैसे जैसे लॉन्ग टर्म में जाएंगे और अगर आपको लगातार लॉस हो रहा है तो मार्केट छोड़ करके सप्लायर्स जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो मार्केट से जाना मतलब मार्केट को छोड़ करके जाते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर सप्लाई क्या होती है, फॉल करना स्टार्ट करती है। जैसे ही सप्लाई गिरती है, ठीक है, सप्लाई गिरती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर प्राइस क्या होंगे, अब बढ़ेंगे। प्राइस का मतलब वही एवरेज रेवेन्यू। तो यहाँ पर लॉस की जो कंडीशन होती है उसका मतलब होता है कि एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होती है एवरेज रेवेन्यू से। तो प्राइस यहाँ पर क्या होंगे, इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, मतलब एवरेज रेवेन्यू इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा और ये तब तक इंक्रीज करेगा जब तक कि एवरेज रेवेन्यू बराबर ना हो जाए एवरेज कॉस्ट के। तो जब शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में हम लोग मूव करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो साइमल्टेनियस चेंज आता है, मतलब अगर लॉस हो रहा होगा तो वहाँ पर प्राइस इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो वहाँ पर प्राइस गिरना स्टार्ट करेंगे। और ये चीज़ें तब तक होती रहेंगी जब तक कि एवरेज रेवेन्यू वापस से इक्वल ना हो जाए एवरेज कॉस्ट के। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि क्यों लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही फेस करती हैं मोनोपोलिस्टिक फर्म्स। तो इस तरीके से आप अपना ड्रॉ करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट का लॉन्ग रन वाला कर्व। तो यहाँ पर AC की जगह पे आपको नाम दे देना है LAC, मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट की जगह पे आप उसको नेमिंग देंगे LMC, यानी कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो जो कर्व होंगे वो सेम वैसे ही बनेंगे, थोड़ा सा फ्लैट उसको बना सकते हैं कोई, लेकिन उतना ज़्यादा उसमें डीप में देखता नहीं उसको। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब लॉन्ग रन का आप ड्रॉ करेंगे तो आपको LMC और LAC वहाँ पर नाम इसको देना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, यहाँ पर वही चीज़ लिखी है स्टेटमेंट के फॉर्म में। इफ द फर्म्स इन अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जब वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती इन शॉर्ट रन, देन न्यू फर्म्स विल हैव एन इंसेंटिव टू एंटर द इंडस्ट्री। एज दीज फर्म्स एंटर द प्रॉफिट पर फर्म डिक्रीजेज एज द टोटल डिमांड गेट्स शेयर्ड बिटवीन द लार्जर नंबर ऑफ फर्म्स। तो जैसे जैसे मार्केट में और सप्लायर जो हैं वो आते जाते हैं, उससे क्या होता है कि जो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाला पार्ट होता है वो बाकी फर्म्स के साथ शेयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो शेयर होने का मतलब यही कि प्राइस गिरना स्टार्ट करेगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो उनके पास जाने लग जाता है। दूसरा ये बोल रहा है दिस कंटिन्यूज अंटिल ऑल द फर्म्स अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, देयरफॉर इन द लॉन्ग रन फर्म्स इन सच अ मार्केट अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। यही चीज़ हो जाएगी लॉसेस के साथ। इन द केस ऑफ लॉसेज in the short run the firms making a loss will exit from the market. This will decrease the supply and will ultimately lead to increase in the prices. This continues until the remaining firms makes normal profit only. तो ये चीज़ मैंने आपको कर्व के फॉर्म में ऑलरेडी बता दी है, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो कोई भी तरीके का आपको डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।